फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है 43 का वर्ग निकालना है आपको। ठीक है, आपको इसका एक सेशन लिए थे स्पेशल के वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से बताते हैं। अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है मतलब कि वर्ग कैसे निकालते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराए थे। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन देखें 43 ये तो सिंपल है, इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं आप। 43 गुने 43। ठीक है, बट आपको तरीका बताते हैं। ये 43 को आपको 0 के करीब लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें -3 करेंगे और +3। ठीक है, तो यहाँ देखें ये हो गया आपका 40, एक सिंपल नंबर की तरफ लेके जाएंगे 40 एंड 46। और ये 3 इंटू 3 करेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, माइनस प्लस जो है उसका साइन नहीं लेंगे, 3 गुने 3 9 हो गया। और नीचे जितना जीरो यहाँ आ रहा है उसको इतना जीरो यहाँ लेंगे। ठीक है, एक जीरो लेंगे क्योंकि यहाँ एक अंक है, इसलिए नीचे हम एक जीरो लेंगे। तो ये इससे इससे कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 छक्के 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 4 चौके 16 और 2 18। ये 18 हो गया और ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 1849। आपका आंसर जाएगा ए नंबर। आप गुना करके भी देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं वीडियो को, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस का जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा गलत है। ठीक है, कैसे गलत है वो बता रहे हैं आपको। क्वेश्चंस में गलत इसलिए क्योंकि ये देखें, ये क्वेश्चंस हम जब चेक किए तो ये क्वेश्चंस ऐसे होगा 10 के पावर 10 है, गुने 11 के पावर 17 है, गुने 15 का पावर 27 है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखें ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 11, ये तो ऐसा ही लिखाएगा। और ये लिखाएगा आपका 3 गुना 5 के पावर 27। ये देखें अभाज्य गुणांक को लिखा हुआ है। तो ये देखें 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 3 भी 5 है और 3 और 5 दोनों भी अभाज्य है। ठीक है, तो अब इसको करें, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10, 5 के पावर 10 और क्या हो जाएगा 11 के पावर 17 और 3 के पावर 27 और 5 के पावर 27। ठीक है, तो अब देखें ये 5 के पावर 10 और 5 के पावर 27 कितना हो जाएगा 37। ये 2 के पावर 10 पावर हम ऐड करेंगे तो कितना कितना पावर है 10 और 5 का पावर टोटल हो जाएगा 37 और 11 में पावर है 17 और 3 का पावर है 27। इसको जोड़ेंगे आप तो आपका आ जाएगा 91। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा ये नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि √3 का वैल्यू इतना है तो इतना क्या होगा, इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें √27 को हम क्या लिख सकते हैं। √27 को यहाँ पर देखें, √27 को 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक 3 2 3 के बदले एक 3 बाहर आएगा और ये आ जाएगा। तो √27 के जगह क्या लिख सकते हैं 3√3। ठीक है, अब देखें है √243। तो √243 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 गुने 9 9 9 81 गुने 3 क्या हो जाएगा 243। तो एक 9 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा 9√3। ठीक है, बस यही करना है। यहाँ बैठा देते हैं, 27 की जगह में हो जाएगा 3√3 प्लस प्लस हो गया 2 2 गुने में 9√3, ये हो गया एक टर्म आपका, प्लस 3√3 माइनस 4√3। ये क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 4√3। ठीक है, अब देखें 3√3 और यहाँ पर 3√3 कितना हो जाएगा 6√3 और ये -4√3 कितना हो गया 2√3। कितना हो गया आपका 2√3, यही होगा ना। देखें 3√3 प्लस 3√3 6√3 और -4√3 तो वो बच गया 2√3 प्लस यहाँ पे 9 दूना 18√3 तो यही होगा 9 दूना 18√3। तो ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 18√3 ये हो जाएगा 20√3। तो 20√3 का वैल्यू कितना है 20 गुने
1.732, ये कितना हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करिएगा तो बताइए, ये मल्टीप्लाई करिएगा आपको तो आ जाएगा 34.64, लमसम आएगा, लगभग यही आएगा 34.64 डी नंबर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे ये लेक्चर लोड कर दिए हैं आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। ठीक है, इसमें भी 10 क्वेश्चंस है और इसका पार्ट 3 भी एसआई का चलेगा, क्योंकि इसमें इस अच्छा क्वेश्चंस है। पार्ट 3 परसों आ जाएगा, आज इसका लोड कर दिए हैं आपका 10 क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखेंगे। ठीक है, और कल ही एक कोई भी टाइम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चंस डाल देंगे। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही एसआई का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ जाके देखेंगे आप लोग। ठीक है, वहाँ देखेंगे तो ये इधर का टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा और इधर से क्वेश्चंस आपका सीजीएल का क्लियर हो जाएगा, तो मैथ में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैथ आपका ठीक हो जाएगा, फिर रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, फिर रीजनिंग चलेगा, फिर आपका साइंस भी कर देंगे, मैथ साइंस रीजनिंग ये तीनों करवा देंगे। ठीक है, ये देखें 6 टू 5 के पावर में कितना है 0.14, कितना है 0.14। ये सिंप्लीफिकेशन आपको इजी लग रहा होगा देखने में, बट बनाइएगा तो आपसे टाइम टेकिंग लग जाएगा। आपको तरीका बताते हैं कि जल्दी कैसे बनेगा और सही कैसे बनेगा। ये देखें, ये 625 है, ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। आपको हिंट कहाँ से मिलेगा सर, आप बोलते हैं कि आपको याद होगा, नहीं, ये देखिए ये हिंट दे रहा है हमको, 25 है यहाँ ना, ये हिंट दे रहा है, ये 25 का स्क्वायर होगा। और थोड़ा सा मन में भी देख लेंगे कि हाँ हो रहा है, ये नहीं कि अंदर धुंध लगा देंगे। ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 0.14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.28 पावर में, इंटू 25 का पावर में 0.22। आपको बताए थे कि जब बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। देखें यहाँ बेस सेम है 25, तो जब पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 25 में पावर ऐड होगा 0.28 प्लस 0.22। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25 के पावर में हो गया आपका 28 और 22 50, 0.5 ये हो गया पावर में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 25 का पावर 50 मतलब 0.5 मतलब, तो ये 50 दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे डबल जीरो, तो ये देखें ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये 25 के पावर में 1/2, तो 25 के पावर 1/2 बोलने का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 1/2। तो इसी तरह 25 के पावर 1/2 है, तो ये रूट 25 हो गया एक तरह से। तो रूट 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। और नहीं तो अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और यहाँ पावर में 1/2 है, तो 2 कट जाएगा तो वैसे भी 5 आएगा। समझ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा 5। ठीक है, ये सब अच्छा क्वेश्चंस होता है, इस टाइप का क्वेश्चंस ग्रुप डी में बहुत सारा पूछा है, आपका एनटीपीसी में बहुत सारा पूछा है। ठीक है, और ये तगड़ा तगड़ा क्वेश्चंस है, आपको इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखें ये क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे नहीं, देख के भाग जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस में पेन उठाने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चंस है। कैसे, देखें, एक प्रतिष्ठान का बिजली शुल्क आंशिक रूप से स्थिर और आंशिक रूप से इकाइयों की संख्या के उपयोग के आधार पर परिवर्तनशील है। क्वेश्चंस में ये बोल रहा है, आपको समझा देते हैं पहले ही, कि देखिए हमारे घर में बिजली मीटर होता है तो उसमें यूनिट उठता है, तो उसमें क्या होता है ना कि देखिए एक बार एक तो जो बिल है वो फिक्स कर दिया गया है कि इतना मंथली आपसे हम लेंगे, आप बिजली जलाएं या ना जलाएं, इतना यूनिट तक इतना रुपया आपसे हम ले लेंगे। ठीक है, आप बिजली जलाएं या ना जलाएं, वो फिक्स है यूनिट तक। उसके बाद जो होगा उसके हिसाब से हम आपसे जो भी यूनिट बनता है 5 रुपया 10 रुपया, वो आपसे हम लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ें, देखें, बोलता है कि स्थिर और आंशिक, एक स्थिर रूप से मतलब फिक्स है इतना पैसा लेंगे ही लेंगे, और आंशिक रूप से है कि स्थिर के बाद जो बचता है उसका अलग यूनिट चार्ज लगेगा। अब देखें, रूप से इकाइयों की संख्या के उपयोग के आधार पर परिवर्तनशील है। ठीक है, तो जो परिवर्तनशील है, जो स्थिर के अलावा वो चेंज होते रहता है यूनिट। एक निश्चित महीने में, कोई निश्चित महीना है, महीने में 600 इकाइयाँ उपयोग किया जाता है। एक कोई महीने में 600 यूनिट मतलब 600 इकाई बिजली यूज किया जाता है। ठीक है, और बिल रुपये 3300 है। तो जो 600 यूनिट यूज किया ना उसका कितना मूल्य है, मतलब आप 600 यूनिट जो बिजली जलाइएगा उसके बदले आपको 3300 रुपया देना है। अगले महीने में 720 इकाइयों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मंथ में कितना 720 यूनिट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते जाएं। ठीक है, तो बिल रुपये 3900 है। देखें 720 का कितना यूनिट ले रहा है ये, मतलब कितना रुपया ले रहा है, 3900 रुपया। यहाँ देखें 3300 रुपया आपसे किसका ले रहा है, 600 यूनिट का। आपका क्वेश्चंस में दिया है
600 यूनिट का इकाई का आपका कितना ले रहा है पैसा, 3300, 3300 ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 720 यूनिट का जो आपका है वो कितना है, 3900। अब देखें यहाँ पे 600 यूनिट का 3300 तो हो गया, तो यहाँ जो 120 यूनिट एक्स्ट्रा बच रहा है उसका कितना ले रहा है, यहाँ 3900 और 3300, 600 रुपया ले रहा है, यही ना कि 120 यूनिट एक्स्ट्रा बचता है, 600 यूनिट का फिक्स है 3300 रुपया, तो 720 यूनिट में 120 यूनिट आपका मतलब आंशिक रूप से चेंज हो रहा है, ये फ्लेक्सिबल है 120 रुपया 120 यूनिट, तो ये 120 यूनिट का कितना हो रहा है, 3900 में 3300 घटा दिए 600 रुपया, तो ये एक यूनिट का कितना आ रहा है आपका, एक यूनिट का अगर भागा दीजिएगा 600 में 120 से तो 5 आएगा, तो ये एक यूनिट का आपका 5 रुपया लग रहा है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी अन्य महीने में 940 यूनिट बिजली जो है आप यूज करते हैं किसी भी महीने में, ठीक है, 940 यूनिट, ठीक है, उपयोग किया जाता है, तो उस महीने के लिए बिजली बिल कितना होगा, तो एक यूनिट का 5 है तो 940 का आप गुना कर दीजिए, 0 5 का 20 का 0, अब 5 9 45 और 2 4700, आपका आंसर ये नंबर जाए। कुछ था क्वेश्चंस में, खाली जुट्ठो फंसाया था इतना देर तक, ठीक है। 600 यूनिट का 3300 जो फिक्स है, 720 यूनिट का 3900, तो 120 यूनिट का 600, एक यूनिट का 5 रुपया, तो 940 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाना था, पेन नहीं लगाना था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, ये तगड़ा क्वेश्चंस है। आप ऐसे समझें क्वेश्चंस को कि मान लीजिए आप कुछ खरीदते हैं कहीं पे, तो आपको बहुत बार लगता होगा कि नहीं इतना कमीशन आपसे हम लेंगे तो आपको हम वो चीज़ खरीदवा देंगे आपसे, मतलब कि आप मान लीजिए कि कुछ चलिए कार खरीदने गए या तो बाइक खरीदने गए, आपसे बोला गया कि आपसे हम इतना % कमीशन ले लेंगे, ठीक है, आप उसके बाद ये कार हम आपसे खरीदवा देंगे, तो आप बोलते हैं ना ठीक है आपको 5% कमीशन दे देंगे, हमको खरीदवा दीजिए। तो आप जो 5% कमीशन दिए, उसके अलावा जो कार वाला को पैसा दिए, तो आप दोनों को दिए पैसा, ठीक है, तो आप दोनों को पैसा दिए, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं देखें, 5% कमीशन काटने के बाद, मतलब कि आपको आपका 5% कट गया कमीशन, 5% दे दिए, एक टेलीविजन यानी टीवी का सेट की लागत कितना है, 95,905 रुपया, इसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बोलते हैं मार्क प्राइज, अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो एमआरपी होता है ना, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, एमआरपी को। आप कोई भी चीज़ देखिएगा उस पर एमआरपी लिखा रहता है ना, तो उस एमआरपी पे आप 5% कमीशन दे दिए, उस एमआरपी पे जो भी प्रिंट होगा वो 5% कमीशन भी दिए, और 95,905 रुपया आप टीवी का दाम भी दिए। इसका मतलब है कि आप इसके अलावा 5% और दिए, 95,950 रुपया के अलावा आप 5 रुपया और दिए, 5% और दिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वही 5% आप कितना दिए वही निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5% दिए, आप कितना पे दिए 5% इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 100 में 5% तो पहले ही आपका कमीशन काट लिया गया, तो कितना बचा आपका 100/95, ठीक है। तो इसको खाली आप काट दीजिएगा, ये कटेगा नहीं, 0 सॉरी, ये कट जाएगा आपका 19/95, यहाँ दो अंक उतरेगा, फिर 19/95, ये 50, और ये 19/95, ये कट जाएगा 20 बार में। इसको गुना करेंगे आप तो ये हो जाएगा 00, 2×10 का 0, 2 का 1 और 2×10 10, 1000, कितना आ गया आंसर, ए नंबर, ठीक है। एक तो मेथड ये है, एक मेथड रेशियो मेथड है, जैसे आपको बताते हैं कि 5% बोले तो क्या होता है, 1 मतलब 5, पहले बता देते हैं 5/100, तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 बोले तो क्या, 5% का कमीशन कट रहा है, यानी कि 20 से एक ऊपर वाला घट जाएगा, 20 से 19, ठीक है। आपका मार्क प्राइस यही है, आपका जो अंकित मूल्य है वो तो ज़्यादा ही होगा, और 5% का कमीशन काट के आप ये वाला दे रहे हैं, ये हो गया आपका क्रय मूल्य सीपी, तो कितना दे रहे हैं आप, 95,000 मतलब 95,905 रुपया दे रहे हैं। तो आपका एक क्या आ जाएगा, एक यूनिट बराबर, एक मतलब रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, एक यूनिट बोलिए या एक रेशियो बोलिए, एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा फिर वही 50, 9×95, 19/95, फिर 0, 19/95, 0, तो 20 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर 50, तो इससे गुना कर दीजिएगा आप 50 को, तो आपका आंसर वही आ जाएगा, यही, ठीक है। तो आपको जो मेथड सूट करता है आप बना सकते हैं, क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस है, एक खिलौना विक्रेता के पास कुछ खिलौने हैं, देखिए आपको जो मेथड बताते हैं ना आप बनाएं,
आपको ज़्यादा नहीं, आपको जो क्वेश्चंस करवाते हैं आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त मेथड होता है, वरना आप फॉर्मूला याद करते करते रह जाइएगा, आप देखिएगा एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक है। एक खिलौना विक्रेता के पास कुछ खिलौने हैं, उसने 40% खिलौना बेच दिया। अच्छा, 40% जैसे आपके पास जो भी खिलौना होगा, आप जो घर से लेके खिलौना बेचने के लिए निकलता है कोई भी, तो वो तो 100%, मान लीजिए वो 10 ही खिलौना लेके निकलता होगा, तो वो जिस समय 10 खिलौना लेके निकलता होगा, इसका मतलब 100% लेके निकलता है। मतलब जो भी पूरा चीज़ होता है, घर से निकलते ही मेरे पास कोई भी चीज़ है, मतलब खिलौना ही है, तो वो 100% है ना। हम अगर एक बेच देते हैं तब तब परसेंटेज घटेगा, मतलब कि 10 है तो एक खिलौना बेच दिए, 9 बचा, यानी 90% बचा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 40% खिलौना बेच दिया, 40% खिलौना बेच दिया तो कितना प्रतिशत बचा, 60% बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो हमारे पास 100% हो सकता है ना। 40% बेच दिए तो 60% बच गया, उसके पास 240 खिलौना बच गए, तो यही जो बचा वो तो 60% के बराबर होगा ना। 40% बेच दिया, 240 खिलौना बच रहा है, तो ये 240 खिलौना 60% के बराबर होगा, तो 1% बराबर क्या आ गया, 4 आ गया ना, कट जाएगा 60 से। तो उसके द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या पूछ रहा है। जब एक खिलौना बराबर 4 हो गया तो 100% बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 100% बराबर 400, 100 से गुना हो जाएगा। तो ये घर से खिलौना बेचने वाला अपने घर से वो 400 खिलौना लेके निकला था, 100%, मतलब इतना खिलौना उसके पास था। बट वो 240 खिलौना बेच बेच बचे हैं, उसके पास 240 खिलौना बचे हैं। तो क्या पूछता है कि उसके पास उनके द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या। 240 तो बचा है, 400 खिलौना वो लेके निकला था, 240 खिलौना उसके पास बच गया, तो बेचा कितना, 160 खिलौना। समझ गए, तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्या करें, 33 है, 33 का दशमलव उड़ाएंगे तो आ जाएगा नीचे 100, प्लस 30 है, अगर 30 का हम दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे आ जाएगा 4 जीरो, ठीक है। प्लस 30 दो जीरो उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00, प्लस 3 दो जीरो उड़ाएंगे तो दशमलव तो 2 जीरो नीचे आएगा, -333, फिर नीचे 100 आएगा। अब यहाँ से एक जीरो काट देते हैं, तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 330, 10 बार में कटेगा, ये एज इट इज होगा आपका, और ये 10 बार में कट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 30, 33, जीरो, ये हो जाएगा आपका 303 पे जीरो, 10 बार में, और ये फिर 33 जीरो। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है, और देख लीजिएगा इतना आता है कि नहीं। इसको जोड़िएगा, घटाइएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा आपको बता देते हैं। ये आपका आ जाएगा घटाने जोड़ने के बाद ऊपर में 30,663 और नीचे 000 है। तो इसको अगर 10 भागा देंगे तो ये आ जाएगा दशमलव में 30.663, 30.663, ठीक है। आपका आंसर जाएगा डी नंबर। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का, ठीक है। ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, एससीसी, सीजीएल, सीएचएसएल हर एक जगह पूछता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। आपको जो भी मेथड बताने जा रहे हैं आप प्लीज़ इस पे फॉलो करेंगे, और आपका टाइम एंड वर्क का ऑनलाइन स्टडी पे 20 टाइप का क्वेश्चंस करवा दिया है, ये बहु क्वेश्चंस उसी टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आप वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। इसके नीचे देखिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन स्टडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैथ क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो होगा यूनिट डिजिट का, एसआई का, और जो अभी मतलब कल अपलोड, मतलब अभी अपलोड जो कर दिए हैं सुबह में, उसका पार्ट 2 एसआई का, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 यूनिट डिजिट, ये सब वीडियो आप देख लेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपसे आपका मैथ धीरे धीरे ठीक होगा। ये देखें क्वेश्चंस कितना अच्छा क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। ए बी सी एक कार्य करना प्रारंभ करते हैं, देखें ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। और जिसको लगता है बना सकते हो वीडियो पॉज करके बनाएं। ए बी और सी एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ए कार्य को 15 दिन में पूर्ण करता है, ये कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में,
और सी उसी कार्य को 12 दिन में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, पूर्ण करता है। 2 दिन काम करने के बाद सी, देखिए 2 दिन काम करने के बाद सी कार्य छोड़ देता है और कार्य पूर्ण होने से 1 दिन पहले, ये देखें कार्य स्टार्ट हुआ और 2 ही दिन सी काम किया और चला गया। और नीचे क्या है कि कार्य पूर्ण होने से पहले, मतलब कि कल काम पूरा होने वाला था और ये जो है आज गया, मतलब कि काम पूरा होने से 1 दिन पहले कार्य ए छोड़ा है और कार्य स्टार्ट होते ही सी छोड़ के चला गया 2 दिन करके, ठीक है। तो कार्य पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या होगा, तो इस स्थिति में कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा। देखें ये तीनों का एलसीएम लेंगे आप तो 60 आएगा आपका, टोटल वर्क आपका आ गया 60। ये जो होता है आपका टोटल वर्क होता है। आप प्रोसेस को समझें, हर एक क्वेश्चन सेम प्रोसेस से बनता है। तो देखें 15 चौके 60, ए का एफिशिएंसी 4 है, 20 दिया 60, बी का एफिशिएंसी 3 है। इफिशियंसी से आप क्या समझते हैं कि ए जो है 1 दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। तो 60 काम करने में अकेले ए को 15 दिन लगेंगे। बी जो है 3 इफिशियंसी यानी क्षमता, क्षमता जिसको बोलते हैं, ए बी जो है 1 दिन में 3 काम कर सकता है यानी इफिशियंसी उसका एक दिन में 3 है, तो वो 20 दिन में काम कर सकता है। सी का इफिशियंसी 5 है, तो वो 12 दिन में इतना टोटल वर्क कर सकता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये भी सी का इफिशियंसी निकाल लिए। अब क्वेश्चंस पढ़ें। 2 दिन काम करने के बाद सी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो सी जो है 2 दिन काम किया, तो 2 दिन कितना काम किया होगा, वो 5 के एफिशिएंसी से काम किया है। 1 दिन में वो 5 काम करता है, तो 2 दिन में 10 काम कर दिया और सी चला गया। तो सी चला गया, उस समय तक मेरा 60 काम में से 10 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, अब शेष कार्य बचा हमको 60 माइनस 10, ये 50। ये 50 से कार्य कौन करेगा, सी चला गया। अब सी जब चला गया तो अब बचा कौन, ए और बी। ए और बी मिलके ही 50 कार्य करेगा। लेकिन अब क्या क्वेश्चंस बोल रहा है कि ए कार्य छोड़ देता है। कब छोड़ देता है, 1 दिन पहले। तो 1 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, ये 4 कार्य करता है। तो 4 कार्य जो है वो तो ए छोड़ के चला जाता है, यानी कि ये 4 कार्य यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 54, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 54। अब कार्य बचा है 54। क्यों 54 हुआ, क्यों ये का जोड़े हम, क्योंकि ये कार्य शुरू करने मतलब अंत करने से कल काम खत्म होने वाला था, ये आज चला गया। इसका मतलब ये जो पूरा काम किया है बस लास्ट का 1 दिन काम नहीं किया। तो ये 1 दिन में कितना काम करता है, यहाँ देखें 4 काम करता है। इसका जो 4 काम बच गया है, अब वो तो 50 काम जो बचा था सी का छोड़ने के बाद, अब वो 4 काम ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 दिन पहले जा रहा है। ये हो गया 54। अब ये 54 जो काम बचा फाइनली, ये 54 काम कौन करेगा, ए और बी करेगा, ठीक है। ए और बी करेगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 7। ए और बी क्यों करेगा, क्योंकि देखें 1 दिन पहले तो जा रहा है ना, ये तो स्टार्टिंग में नहीं गया। सी को हम भगा दिए क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही चला गया। ये को हम इसलिए नहीं भगा सकते क्योंकि कार्य पूर्ण होने से पहले तक काम किया है, 1 दिन पहले तक। तो उसका जो 1 दिन पहले का जो काम है वो हम काम में जोड़ दिए। अब 54 काम ए और बी करेगा 7 दिन में, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा बी नंबर। ये क्वेश्चन समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचे इधर उधर, ठीक है। आपको जो मेथड बताए हैं प्लीज़ अपने दिमाग में ये फिट कर लें। आपको वहाँ भी जब क्वेश्चंस कराए थे ऑनलाइन स्टडी पे, जो कि जो काम जो है, जैसे सी जो यहाँ पे है, वो काम स्टार्ट होने के तुरंत चला गया 2 दिन बाद। जो शुरुआत में जाता है उसको जाने देते हैं और उसके काम को भी जाने देते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो शुरुआत में जाता है उसको और उसके कार्य को जाने देते हैं, जैसे सी को भी जाने दिए और वो 2 दिन में जितना काम किया उसको भी जाने दिए। तब जाके मेरे पास 50 काम बचा। वो 2 दिन में 10 काम करता सी 5 के एफिशिएंसी से, क्योंकि ये स्टार्टिंग में था। लेकिन ये को हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जो है लास्ट का 1 दिन पहले जाता है। वैसे स्थिति में जो लास्ट का काम छोड़ के जाए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि कार्य पूर्ण होने से पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो इस तरह के केस में हम उसको नहीं जाने देते हैं और उसके काम को हम उस काम में ऐड कर देते हैं। जैसे ये 1 दिन में काम किया 4, तो इसमें 50 और 4 54 हो गया, और दोनों को ले ए और बी 7 दिन में कर। अगर बोलता कि ये 2 दिन पहले काम पूरा करने से चला जाता है, तो 2 दिन में ये कितना काम करता, 8 काम, तो हम 50 में 8 जोड़ देते हैं, 58/7। यही बोलता है कि कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले, तो हम
12 इसमें ऐड करते, ठीक है, और 7 से भागा करते। इसी तरह बी के केस में होता, अगर यही बोल देता कि ये काम स्टार्ट होते ही 2 दिन बाद चला गया, तो हम ए का 2 एफिशिएंसी 8 निकाल के सी की तरह ए को भी भेज देते, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है क्वेश्चंस में कि जो स्टार्टिंग में काम करे और वो चला जाए तो उसके काम और उसको जाने देते हैं। जो अंत के कामों में 1-2 दिन पहले जाए उसके कामों को और उसको दोनों को रखते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में 4 काम करता तो 54 हो गया, और ए और बी का एफिशिएंसी 7 है, तो ये 54/7 हो गया। तो इतने दिनों में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें। नली P1 किसी टंकी को नली P2 के मुकाबले 3 गुना तेज है। देखें, P1 किसी टंकी को नली P2 के मुकाबले, P1 और P2 है, तो P1 P2 के मुकाबले 3 गुना तेज है। तो इसका एफिशिएंसी 3 हो गया, 1 गुना से 3 गुना, ठीक है। भरता है यानी एफिशिएंसी दिया हुआ है। जहाँ बात आती है ना कितना तेज है, इसका हम बोलते हैं कि कोई किसी से 5 किलोमीटर तेजी दौड़ सकता है, मतलब उससे उसकी एफिशिएंसी 5 किलोमीटर ज़्यादा है। तो वही यहाँ बात हो रहा है कि P2 से P1 का एफिशिएंसी 3 गुना है, यानी कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है P1 का। तो दोनों नलियों एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। देखें, ये P1 की एफिशिएंसी से भर रहा है, अब P2 और P1 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 4। ये 4 की एफिशिएंसी से 36 मिनट काम हो रहा है, तो 36 मिनट 4 की एफिशिएंसी से 144 मिनट तक काम हुआ, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया 144 मिनट तक। 4 यूनिट से 4 यूनिट के हिसाब से 36 मिनट काम हुआ, यानी 144 काम हो गया, ठीक है। तो बोलता है नली P2 टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 144 काम करना है P2 को, तो P2 1 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 144/1 ये टोटल वर्क निकल गया आपका, ठीक है। क्योंकि 4 की एफिशिएंसी से 36 मिनट काम होगी, 144 काम होगा, और P2 का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 की एफिशिएंसी से इसको 144 मिनट लग जाएगा। यही बोलता है कि P1 कितना देर में करेगा, तो 144/3 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा है किसका, P2 का, तो आपका P2 क्या हो जाएगा 144 मिनट, सी नंबर, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही था। आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय, और ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो भी वीडियो होगा आप प्लीज़ देख लें, ठीक है। चल तब